औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। बजट 2020 की अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। हमारी जो सोफ़ा डिस्कशंस हो चुकी हैं वो 9 वीडियो में आपके पास जो है वो पहुंच चुकी है। दिस इज़ द 10th वीडियो ऑफ द सीरीज़, जिसके अंदर जो है वो हम सेक्शन नंबर 153 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 153 इज द पेमेंट ऑफ गुड्स, पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेजिडेंट पर्सन। इसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन है। सबसे पहले जो है वो एक बहुत डिबेटेबल इशू जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है, बट स्टिल पार्शियली रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। टोल मैन्युफैक्चरिंग। टोल मैन्युफैक्चरिंग ये चीज़ होती है कि आपने जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किसी को आउटसोर्स कर दी, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का वन ऑफ द फैसेट आउटसोर्स कर दिया। कैन बी के इन द फॉर्म के आप जो है वो बेसिकली कोई फूड आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और इसकी पैकिंग और इसकी सब पैकिंग और स्पेशलाइज पैकिंग के लिए इसको आउटसोर्स करते हैं। द पर्सन हु विल बी डूइंग द एक्टिविटी फॉर यू विल बी कॉल्ड in this scenario as toll manufacturer, and you will be the principal manufacturer in this scenario. toll manufacturer क्या जो है वो टोल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो है क्या जो है वो सर्विस रेंडर कर रहा है, क्या एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर एक वो सप्लाई ऑफ द गुड्स कर रहा है। सप्लाई ऑफ द गुड्स के ऊपर अक्सर और बेशतर डिबेट ये रही है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स इस वजह से नहीं हो सकता कि भाई जो है वो टाइटल टू द गुड्स इसके पास नहीं होता। ये तो जो है वो आपके गुड्स के ऊपर ही काम कर रहा है, प्रोप्राइटरी तो आपके पास ही है उन गुड्स की जो इसके पास हैंड ओवर हुए हैं। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे हो जाता है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो की जो है वो डेफिनेशन में सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होता है सप्लाई। तो बहरहाल इसके ऊपर हमेशा से एक डिबेट रही है। अब जो है वो एक तो ये कि इसके ऊपर पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँ कि आज तक जो डिबेट है इसमें ब्रीफली आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सेल टैक्स लॉ में एक डिबेट चल रही है, वो ये कि ये सप्लाई ऑफ द गुड्स है कि ये रेंडरिंग ऑफ सर्विस है। फॉर फेडरल सेल टैक्स पर्पसेस toll manufacturing activity falls within the purview of supply of the goods in pursuance of definition of supply. Section 2 subsection 33 of Sale Tax Act 1990, उसके अंदर ये कहा गया है कि भाई टाइटल टू द गुड्स आपके पास है या नहीं है, यानी टोल मैन्युफैक्चरर के पास टाइटल टू द गुड्स है या नहीं है। बहरहाल टोल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करके वो जब गुड्स को प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को हैंड ओवर करेगा तो सो मच ऑफ द एक्टिविटी चार्जेस जो कि वो तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को बिल करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज invoice of the supply, and that will suffer and that will be subject to sale tax chargeability under the federal sale tax law. अब सरप्राइजिंगली ये चीज़ होने के बावजूद भी प्रोविंशियल लॉ में, जो कि प्रोविंशियल लॉ में टैक्सेबल सर्विसेज का मामला है, सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी का मामला है, वो इस तरीके से होता है कि हर एक जो है वो सूबे के जो है वो रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल लॉ के अंदर एंड ऑफ द लॉ के पीछे जो है वो एक टैक्सेबल सर्विस का स्केड्यूल होता है। उस स्केड्यूल के अंदर जो है वो टैक्सेबल सर्विसेज की लिस्टिंग दी हुई होती है। उसके अंदर जो है वो टोल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को शुमार किया गया एज ए टैक्सेबल सर्विसेज। अब जो है वो ये एक डिबेट जो है वो चल रही है कि हम प्रोविंशियल लॉ में जो है वो सेल टैक्स दें कि फेडरल लॉ में सेल टैक्स लें। किसी ने जो है वो बार फेडरल सेल टैक्स लॉ में जो है वो इसका स्टे अप्लाई किया, मिला। किसी ने प्रोविंशियल लॉ में इसको जो है वो स्टे के लिए अप्लाई किया, मिला। बहरहाल जो है वो स्टे के बगैर जो है वो अदरवाइज लीगल पोजीशन तो ये है कि ये फेडरल में भी चार्ज हो रहा है, वो प्रोविंशियल में भी चार्ज हो रहा है, और इसकी वजह से जो है वो एक ही चीज़, एक ही एक्टिविटी के ऊपर जो है वो डबल सेल टैक्स के इम्प्लीकेशन कैस्केडिंग इन्वॉल्व है। तो इस मैटर को जो है वो आज तक जो है वो रिजोल्व करने की कोशिश नहीं की गई, मगर ये के बहरहाल जो है वो इसके ऊपर स्टे जो है वो अगर ले लिया जाए तो फिर उस सूरत हाल में इस डिस्पैरिटी को कुछ अरसे के लिए बहरहाल अवॉइड किया जा सकता है। फॉर द अबव डिस्पैरिटी द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल टैक्स ऑन टोल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज ऑलरेडी अंडर लिटिगेशन। द फाइनेंस बिल हैज प्रपोज। अब ये वाला इशू तो खैर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का इशू है, मगर फाइनेंस बिल ने बहरहाल एक इब्तदा तो की, किसी और एंगल से इसको सॉल्व करने की कोशिश तो की कि वो ये कि टोल मैन्युफैक्चरिंग के इनवॉइस जो है वो जो कि प्रेस्क्राइब पर्सन को जो है वो जा रही है, यानी प्रेस्क्राइब पर्सन वो बंदा जो कि सप्लाई ऑफ द गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन नंबर 153 के तहत रेस्पॉन्सिबल है कि वो विथहोल्डिंग सेल टैक्स डिडक्ट करे, विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स विथहोल्डिंग एट द रेट दोस एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। और सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर जो रेट है वो 4% और 4.5% है। कॉर्पोरेट सप्लायर होगा 4% अदर देन कॉर्पोरेट सप्लायर, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल ईओपी अगर सप्लायर है तो उस सूरत में 4.5% विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा। और इसके ऊपर जो है वो फिर 10 स्केड्यूल
की इम्प्लीकेशन भी असेस करनी चाहिए। 4AA टैक्स, जो कल हमारी अगर पिछली वीडियो में हमारी बात हुई थी कि विथहोल्डिंग टैक्स डबल हो जाता है अगर जो है वो आपके पास जो इनवॉइस पहुंची है जिसके ऊपर आपको विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है, उसका सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर या बहरहाल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ATL के अंदर शामिल नहीं है। तो आइंदा से जो है वो यानी टैक्स ईयर 2021 के लिए टोल मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनकम टैक्स विथहोल्डिंग पर्पस के लिए बहरहाल सेक्शन 153 के अंदर इसका शुमार है, तो उसके तहत जो है वो ये सप्लाई ऑफ द गुड्स की इनवॉइस ट्रीट होगी। Empowerment of commissioner to issue certificate of exemption and certificate of reduced rate. Now this is the another topic within the section 153। अगर आपके पास जो है वो बहुत सारे जो है वो रेफरेंस जमा हैं, आपके पास जो है वो एडवांस टैक्स की पेमेंट आपने की हुई है, तो उस सूरत हाल में आपके पास जो है वो ये ग्राउंड है कि आप जो है वो कमिश्नर को अप्रोच कीजिए कि हमें जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स हमारी सप्लाई के ऊपर, हमारी रेंडरिंग और सर्विस के ऊपर या हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रिस्क्राइब % डिडक्ट ना करे, तो आप हमें रिड्यूस रेट का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दीजिए या एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दीजिए। इसके ऊपर जो है वो आपको एप्लीकेशन कमिश्नर को देनी पड़ती है और आपको ये कहना पड़ता है कि भाई हमारी जो है ये मिनिमम टैक्स नहीं है। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हो बाय कॉर्पोरेट तो विथहोल्डिंग टैक्स इज नॉट मिनिमम। मैन्युफैक्चरिंग अगर हो बाय कॉर्पोरेट तो सूरत हाल में विथहोल्डिंग टैक्स इज नॉट मिनिमम। अच्छा, ट्रेडेड गुड्स हो बाय लिस्टेड तो भी नॉट मिनिमम। इसके अलावा एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने से वो समझा हुआ है मेरे साथ कि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिस्टेड कंपनी का हो तो उस सूरत हाल में मिनिमम टैक्स नहीं होता। सर्विसेज के केस में 12 जो है वो कोई भी सूरत हाल हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, AOP हो, मिनिमम टैक्स होता है। तो जहाँ पे मिनिमम टैक्स नहीं है ये एक एसेंशियल प्री रिक्विजिट है। अब कहाँ पे मिनिमम टैक्स नहीं है इसकी जो है वो सिचुएशन मैंने आपको ये बता दी। अब इसके ऊपर जो है कमिश्नर को लिखिए कि मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ कि मेरे पास रिफंड जमा है, मेरे पास जो है वो एडवांस टैक्स की पेमेंट मैंने की हुई है, मेरा विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा तो दैट विल फर्दर पाइल अप माय रिफंड सिचुएशन। तो आप इसके ऊपर सिंपैथाइज कीजिए कि मेरी जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स ना डिडक्ट हो या रिड्यूस रेट पे डिडक्ट हो। तो इसके बारे में कोई पर्टिकुलर जो है वो टाइमलाइन और कोई पर्टिकुलर जो है वो मोडस ऑपरेंडी डिफाइन नहीं थी। आप एप्लीकेशन दे देते थे, वो पड़ी रहती थी और आप इसको टेकअप करते रहते थे। इस दौरान में अगला साल आ जाता था और फिर अगले साल फिर दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल को निपटने के लिए एक इंसेंटिव जो है वो लॉ में जो है वो डाला गया है, प्रपोज जो है वो किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए है। वो ये है कि आप एप्लीकेशन दीजिए। The bill has proposed a provision to above provision whereby commissioner shall issue certificate for payment against supply of the goods without deduction of tax within 15 days of filing the application। ये सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए है। अगर आपने इसके बारे में ये कह दिया कि मेरा जो है वो एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है, यानी कि यू आर विद द रिफंड सिचुएशन, तो उस सूरत हाल में पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के नाते आपको ये 15 दिनों के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट जारी होगा। शर्ट के साथ लॉ ने इसको एम्फेसाइज किया है। इन दिस रिगार्ड द कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू हैव इशूड। अगर कमिश्नर 15 दिनों में जवाब नहीं देता तो आपका जो ये जो सिस्टम है BR का, जिसको आईरिस के नाम से पुकारा जाता है, ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा जैसे ही 15 दिन जो है वो खत्म हुआ है। अब जो है वो कमिश्नर को बाद में समझ पड़ती है कि ये बंदा जो है जिसने अप्लाई किया, जो कंपनी है जिसने अप्लाई किया था, ये जो है वो बहरहाल किसी दर्जे में स्क्रूटनी में आनी चाहिए, इसने गलत जो है वो सबमिट किया था। कमिश्नर किसी वजह से जो है वो इसको टेकअप नहीं कर पाया। इसकी अक्सर और बेशतर रीज़न ये है कि कमिश्नर ट्रेनिंग पे है। इसकी रीज़न ये कि कमिश्नर कोई जो है वो स्पेशल असाइनमेंट पे है, कमिश्नर जो है वो बहरहाल जो है वो पोजीशन वेकेंट है। तो इन सूरत हाल में अगर वो ऑटोमेटिकली आईरिस से जो है वो सर्टिफिकेट इशू हुआ तो बाद में आने वाला जब कमिश्नर जो है वो अपनी सीट पे आएगा तो उस सूरत हाल में इस सर्टिफिकेट को वो मॉडिफाई भी कर सकता है। जो ऑटोमेटिक इशू हुई है इसको मॉडिफाई भी कर सकता है और इसको कैंसिल भी कर सकता है। दिस इज सब्सिक्वेंट टू ऑटोमेटिक। अगर उसने इंटेंशन के साथ सर्टिफिकेट आपको जारी किया अपने फैसले के साथ, तो बहरहाल उसकी जो है वो मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन जो है वो लॉ में जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। वो तो फिर जितने पीरियड के लिए वो सर्टिफिकेट जारी हुआ दैट विल रिमेन वैलिड। इसको जो है वो बहरहाल पोस्ट फैक्टो जो है वो मॉडिफाई और कैंसिल नहीं किया जा सकता। प्रिस्क्राइब पर्सन
लास्ट ईयर जो है वो एफबीआर और ट्रेडर्स के दरमियान में एक स्ट्राइक के नतीजे में कुछ दिनों के लिए स्ट्राइक हुई और फिर इसके ऊपर जो है वो बहरहाल जो है वो गवर्नमेंट और एफबीआर के दरमियान में एफबीआर यानी गवर्नमेंट और जो है वो ट्रेडर्स के दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट में जो मुख्तलिफ शराइत जो है वो डिस्कस हुई थी, उसमें एक ये भी हुआ था कि प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंजेस लाई जाएंगी। इन लाइन विद दैट कमिटमेंट अब जो है वो लॉ ने इसको जो है वो बहरहाल इनकॉर्पोरेट किया है तकरीबन 1 साल के डिले के साथ, और बहरहाल वो अब लॉ का पार्ट बनने जा रहा है कि ईओपी और प्रिस्क्राइब पर्सन अभी फॉर द टाइमिंग 50 मिलियन के टर्नओवर, 50 मिलियन और अबव के टर्नओवर के ऊपर प्रिस्क्राइब पर्सन है, यानी दे विल बी रिस्पांसिबल टू डिडक्ट द विथहोल्डिंग टैक्स दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 153। मगर ये के बहरहाल लॉ जो है वो सजेस्ट करता है कि अब ये टर्नओवर की लिमिट जो है वो 50 मिलियन से बढ़ा के 100 मिलियन की जा रही है। कोई सेल टैक्स में अगर रजिस्टर पर्सन होता है तो वो तो प्रिस्क्राइब पर्सन है ही। आज के दिन जो है वो सूरत हाल है कि वो प्रिस्क्राइब पर्सन है, अब चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो। अब बजट ने इसके ऊपर जो है वो बहरहाल जो है वो प्रपोज किया हुआ है कि टैक्स ईयर 2021 के अंदर अगर सेल टैक्स में रजिस्टर पर्सन है, इसके बावजूद भी उसका अगर जो है वो टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से जो है वो कम है, तो 100 मिलियन से कम होने के ऊपर वो प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा। सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने के साथ साथ उसके टर्नओवर को जो है वो देखा जाएगा। ये जो है वो प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन से मुतालिक जो है वो अमेंडमेंट। प्रिस्क्राइब पर्सन टू मीन द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द विथहोल्डिंग टैक्स आउट ऑफ द इनवॉइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिड्यूस रेट ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स ऑन सर्टेन सर्विसेज। सर्विसेज के ऊपर कॉर्पोरेट सप्लायर हो, जनरल रेट है 8%, 10%। 8% जो है वो जब कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर हो। अदर केसेस में जो है वो 10% विथहोल्डिंग टैक्स है, और इसमें नॉन एटीएल को देखा जाएगा, डबलिंग हो जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ रिड्यूस रेट जो है वो प्रोवाइडेड है। एक तो रिड्यूस रेट ये है कि प्रिंट मीडिया सर्विसेज जो है वो 1.5% जो है वो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा। इसके अलावा कुछ आइडेंटिफाइड सर्विसेज हैं जो कि जो है वो कोरियर सर्विसेज हैं, जो कि होटल सर्विसेज हैं, जो कि जो है वो ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, जो कि रिक्रूटमेंट सर्विसेज हैं, जो मैन पावर सप्लाई सर्विसेज हैं, उनके ऊपर जो है वो 3% विथहोल्डिंग टैक्स की जो है वो सूरत हाल है। अब ये जो भी लिस्ट है जिसके ऊपर 3% की सूरत हाल है, उसके अंदर से टैक्स ईयर 2021 के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो अभी शामिल है 2020 में, और 2021 के लिए एक्सक्लूडेड है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर एक हिट आएगी कि अब जो है वो इनका विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 3% के बजाय जो है वो 8% डिडक्ट होगा या 10% डिडक्ट होगा, एज अ केस में भी टैक्स ईयर 2021 के लिए। और जो है वो इस सूरत हाल में ये है कि ये आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इसको शेयर किया था कि ये मिनिमम टैक्स है। तो बहरहाल इनका टैक्स जो है वो टैक्स इंसिडेंस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 150% से बढ़ने जा रहा है। 3% से जो है वो 8% या 10% होने जा रहा है। तो 150% या 200% इनका टैक्स इंसिडेंस बढ़ जाएगा जो इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलते हैं।